Assalamu everyone. I hope you all are doing well and you all are great. Welcome back to my channel One Thought. अनफॉर्चुनेटली मैंने सारी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और उसमें आवाज़ ही नहीं आई। सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिनॉप्सिस, और आपको थंबनेल से भी समझ आ ही गई होगी। सो सिनॉप्सिस जो है वो आप जिस मर्ज़ी लेवल पे हो, जिस मर्ज़ी डिपार्टमेंट की हो, आप जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे PhD लेवल पे या MPhil लेवल पे लिखना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये सिनॉप्सिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड मेरी सजेशन एंड रिकमेंडेशन भी यही है आप सबको कि आप लोगों को एटलीस्ट उसके मेन सेक्शंस जो हैं वो पता ही होने चाहिए। सो लेट मी बिगिन विद द 3 मेन सेक्शंस के। सबसे पहला सेक्शन वो प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है, और जो प्रीलिमिनरी सेक्शन होता है दैट इज़ like related to everything which is coming in the beginning, and the second one is the main section which includes everything that is research based. It is like you're implementing whatever you have discussed in your introductory part, and the last one is the concluding section which includes the conclusion, and it could also include several other things which contains or which consists of delimitation. Now delimitation is like breaking down anything or breaking down the information from general to specific, and I will be discussing it further in the video, so don't worry about it. अच्छा जी, तो इन टर्म्स ऑफ द कंक्लूजन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपने जो है लास्ट में रेफरेंसेस, वर्क साइट एंड बिब्लियोग्राफी लाजमी देनी है, क्योंकि यू कैन नॉट क्लेम किसी का वर्क आपका है इस वजह से। सो इन टर्म्स ऑफ द वेरी फर्स्ट स्लाइड जो आपको नज़र भी आ रही होगी, अब इंस्टेड ऑफ कि मैं आप लोगों को जो है जी वो अलग से वीडियो बनाती उसके ऊपर कि आपने ये हेडिंग्स इंक्लूड करनी है, ये चीज़ें इसमें आती हैं, मैंने एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको ये वीडियो दे दी है जिसमें आपको खुद समझ आ जाएगी कि अच्छा ये एग्जांपल है, सो यू कैन कैरी अलॉन्ग विद योर टॉपिक विद द सेम यू कैड से थीम और विद द सेम हेडिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। सो हम लोग इसमें सिर्फ मेन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि इसमें और चीज़ें क्या आ सकती हैं, राइट। सो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इस सेक्शन में भी इट्स वेरी मच क्लियर कि आपने सबसे पहले टॉपिक लिखना है, देन यू कैन राइट अबाउट योर नेम, यू कैन राइट your name, not about your name, then your roll number, whatever it is। तो आपने सबसे पहली जो स्लाइड होगी वो इस तरीके से करनी है। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप एक्चुअल में कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो या फिर आप यू आर जस्ट लाइक डूइंग इट फॉर एकेडमिक पर्पसेस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आता है, लेकिन अगर आप कोई एक्चुअल में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो तो आपको सेवरल चीज़ें अपने जो जहन में है ना वो रखनी पड़ती हैं। और उन सेवरल चीज़ों में से ये है कि आप टॉपिक चूज़ क्या कर रहे हो। आपने अपना टॉपिक बहुत वाइजली चूज़ करना है, नोइंग कि अच्छा मेरे टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है, नोइंग कि अच्छा ये रिसर्च गैप है मेरे टॉपिक में। रिसर्च गैप क्या होता है? रिसर्च गैप ये होता है कि अदर रिसर्चर्स यानी जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उसने उसके ऊपर काम किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें गैप रह गया है, ठीक है, तो वो तब वो वाली चीज़ जो है वो उसमें फुलफिल हो जाती है, उस चीज़ में वो आ जाती है। सो दिस इज़ लाइक अबाउट द फर्स्ट स्लाइड जो आपको नज़र भी आ रही है सामने। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। अब जब आप सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करते हो, यहाँ पे मैंने तो सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन लिखा है क्योंकि इट इज़ लाइक आई एम प्रेजेंटिंग इट, राइट। लेकिन आपने सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं लिखना, आपने सीक्वेंस ऑफ सिनॉप्सिस लिख सकते हो, रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हो। अब सिनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल एक ही चीज़ है, इसको जहन में रखें। उसके अलावा भी अगर आपको रिसर्च आर्टिकल या कुछ चीज़ें लिखने को आती हैं तो आपने ये अपने जहन में रखना है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो ओवरलैप करी होती हैं। अब आप सीक्वेंस देख लो, ये मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस है जो मैंने आपको मेन सेक्शंस का कहा है कि मेन सेक्शन आपको आने चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन रिसर्च क्वेश्चंस, डिलिमिटेशंस, significance of research, research methodology, data collection and analysis, recommendation, and then the slide switched, but yes, it is about working bibliography। अच्छा जी, तो आप ये देख लें टॉपिक में मैंने आपको दिखाया है जिस तरीके से वापस से कि हमारा क्या है कि फैशन इंडस्ट्री टॉक्सिक इन्फ्लुएंस ऑन यंग माइंड। तो आपने इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि इसका ब्रेक डाउन क्या है। The fashion industry are toxic influence on what? On young minds. So this is very much important in terms of the introduction कि आपको पता है कि ये 3 मेन चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, और आप उन 3 मेन चीज़ों के ऊपर वर्क करते हो तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा मैंने इसमें फैशन इंडस्ट्री की बात की है और स्पेसिफिकली उसके इन्फ्लुएंस की बात की है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस की, किसके ऊपर? यंग माइंड्स के ऊपर। फिर इसमें आपके पास रिसर्च गैप आ जाता है, इसमें आपके पास एम आ जाते हैं आपके कि अच्छा मेरे इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें हैं जो ऑलरेडी रिसर्चर्स ने उस चीज़ों पे रिसर्च की हुई हैं, बट व्हाट मेक्स माय रिसर्च यूनिक इज़ the things that they have left, the things that are unturned, and I have to turn them up for the readers, for the
people out there who want to know about this thing, right? तो आप वो इंटरेस्ट लेवल के बेस के ऊपर जाके अपना इंट्रोडक्शन को डिज़ाइन करते हो, और आपने इन सारी चीज़ों को जहन में रखना है कि आप स्टार्ट में क्या कर रहे हो। आप फैशन इंडस्ट्री की बात करो, फैशन इंडस्ट्री की बात करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो जी कि किसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, यंग माइंड्स के ऊपर इन्फ्लुएंस है, और किस किस्म का इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस है। सो आपका जो मर्जी टॉपिक हो, आपने उसको इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, और इस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखना है कि रीडर को पता चल जाए कि यू हैव वर्कड ऑन इट एंड यू नो कि ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है। अगर ऐसा हो कि आपने क्लेम करना शुरू कर दिया कि नहीं जी ये तो मेरा अपना टॉपिक है, और बाद में जब उसके ऊपर टॉपिक्स पे ऑफकोर्स ऑलरेडी रिसर्च हुई होगी, तो इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन कि आपको पता ही नहीं है कि आपका एक्चुअल में टॉपिक क्या है। या फिर ये हो सकता है कि आप जो है वो रिसर्च एथिक्स के ख़िलाफ़ जा रहे हो, और आप झूठ बोल रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो कि कोई आपका काम है जबकि आपने दूसरों का काम चुराया हुआ है। तो ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। सो इवन एज अ स्टूडेंट यू शुड नो कि आपको एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो लिखना आना ही चाहिए। फिर आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्स, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए आपने कुछ वर्ड्स जो हैं वो जहन में रखने हैं, जिस तरीके से एग्जामिन, एनालाइज, एक्सप्लोर, टू फाइंड आउट, टू सर्च ऑन, देन यू कैड लाइक write several things which you need to know at the end of your research, which you need to achieve at the end of your research. These are your objectives, right? So examining the fashion industry impact on young minds, people's self-esteem and mental health. अब इसका एक मैं आपको ना हिंट दे देती हूँ ऑब्जेक्टिव्स लिखते कैसे हैं। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अगेन टॉपिक डिवाइड किया हुआ है। अब मेरा फैशन इंडस्ट्री था, फैशन इंडस्ट्री के ऊपर आप सबसे पहले आगे किसके ऊपर इम्पैक्ट है जी, यंग माइंड के ऊपर इम्पैक्ट है। तो आपने देखना है कि वो इम्पैक्ट किस तरीके से कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, अब डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो उसमें इम्पैक्ट में और कौन सी चीज़ शुमार हो रही है या और कौन सी चीज़ उसके साथ लिंक कर रही है। सो दैट इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, अच्छा जी टेक्नोलॉजी है, जो वर्ड है वो ग्लोबलाइज हो रहा है जी, और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस वगैरह है वो चीज़ आ गई, मैंने उस चीज़ को एनालाइज करना है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आप हर टॉपिक में लिख सकते, you have to give a solution, you have to explore the solutions to minimize those negative impacts. So yes, आपने ये सारी चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है ऑब्जेक्टिव्स लिखते हुए, राइट। पर ऑब्जेक्टिव वही एम्स हैं, वही क्लेम्स हैं जो आपने एंड पे प्रूव करने होते हैं। अगर एज अ रिसर्चर आपसे वो क्लेम प्रूव नहीं किए जाते, आपसे वो गोल जो है वो अचीव नहीं किए जाते, देयर इज़ नो हार्म इन इट टू एक्सेप्ट इट। एक गुड रिसर्चर को पता होता है कि कोई ना कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, और आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको हाई क्लेम्स नहीं रखने हैं जो आप बाद में फुलफिल ना कर सको। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ फुलफिल नहीं होता है, सो देयर इज़ नो हार्म इन इट, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि करना ही करना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप एंड पे मेंशन करो उस चीज़ को, और रीडर्स को एक और अच्छा इंप्रेशन चाहते हैं कि अच्छा इस रिसर्चर को एटलीस्ट पता है कि उसके कौन से वीक पॉइंट्स हैं और किसके ऊपर वो आगे ऑलरेडी काम कर सकता है। So this is a very, you could say, good point in terms of being a good researcher कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से फुलफिल करना है। अच्छा जी, फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है रिसर्च क्वेश्चंस। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हीं से रिसर्च क्वेश्चंस बनते हैं। आपने व्हाट, हाउ और वाई का यूज़ करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड जो है वो अपने रिसर्च क्वेश्चंस बना लेने हैं। और वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये भी नहीं है कि व्हाट, हाउ एंड वाई का ही यूज़ करो। आप जो 5 Ws हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी के अराउंड घुमा के अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो लिख लेने हैं। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि एज अ रिसर्चर जब अपने रिसर्च क्वेश्चंस बना रहे थे, दीज आर दोज क्वेश्चन दैट यू वांट टू आंसर इन योर रिसर्च। तो आपने वही क्वेश्चंस लिखने हैं जो रियलिस्टिक हो, वही क्वेश्चन लिखने हैं जिसका आपको पता हो कि आप ढूंढ सकते हो उनके आंसर्स। फिर इसके बाद आपके पास डिलिमिटेशन आ जाती है। अब डिलिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन अगेन मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि आपने ब्रॉडर से स्पेसिफिक क्या आना है, स्पेसिफिक के ऊपर आना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जियोग्राफिकल लोकेशन जो है आपके पास, ये स्कोप जो है वो आपके पास पाकिस्तान है। सो ऑफकोर्स पूरी दुनिया में फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, पूरी दुनिया जो इन्फ्लुएंस्ड है फैशन इंडस्ट्री से, लेकिन आप स्पेसिफिकली इसकी बात कर रहे हो पाकिस्तान की। सो दिस इज़ व्हाट डिलिमिटेशन इज़ कि आप नैरो डाउन कर रहे हो अपने टॉपिक को फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च आ जाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च का क्या मतलब है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या, आपकी रिसर्च को क्या चीज़ यूनिक बना रही है। तो आपकी रिसर्च को क्या चीज़ यूनिक बना रही है, वही चीज़ें जो बाकी रिसर्चर्स फुलफिल नहीं कर सके। सो द रिसर्च गैप। अब इसमें यही वाली चीज़ आ जाती है कि जो चीज़ें पुराने रिसर्चर्स ने छोड़ी, आपने वो चीज़ पकड़ी, और रिसर्च गैप जो है वो आपका सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च बन जाता है, यानी वही चीज़ आपकी रिसर्च को यूनिक बना देती है। सो अगेन दीज आर द थिंग्स विच आर ओवरलैपिंग, और आपने इसी को यूज़ करना है। देन रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपने याद रखना है कि
अप्रोच होती है। अब सबसे पहले अप्रोच में आपके पास क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव आता है, या आप इसको मिक्स अप्रोच भी कहते हो अगर दोनों यूज़ हो रही हैं। सो क्वालिटेटिव इज़ लाइक नॉन न्यूमेरिकल अप्रोच एंड क्वांटिटेटिव इज़ द न्यूमेरिकल अप्रोच, विच मीन्स देयर आर यूज़ ऑफ नंबर्स इन इट। जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हो तो मोस्टली उसमें इंटरव्यूज़ आते हैं। जब आप क्वांटिटेटिव की बात करते हो तो उसमें सर्विस वगैरह, क्वेश्चनर्स वगैरह आ जाते हैं। मेथड में जी देखें, अगेन इंटरव्यूज एंड सर्विस बोथ आर बीइंग यूज, सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी मिक्स अप्रोच का यूज़ है। देन पॉपुलेशन की जब आप बात करते हैं तो पॉपुलेशन इज़ लाइक द होल थिंग, द होल एरिया वेयर द रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन। सैम्पल साइज़ की बात करते हो तो सैम्पल क्या होता है, सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसका पार्ट है। तो सैम्पल इज़ द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, आपने उसमें एक पार्ट ले लिया उसका, ठीक है, यानी आपने पूरी यूनिवर्सिटी में से कुछ डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ले लिए, दैट इज़ द सैम्पल साइज। सैम्पल टेक्निक, अच्छा अब दिस इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड इट हैज़ लाइक डिटेल एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अब आपने अगर वो डिटेल एक्सप्लेनेशन लेनी है, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, क्योंकि इस पूरी वीडियो में ये चीज़ें कवर नहीं होंगी। इन टर्म्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। रैंडम सैम्पलिंग मीन्स कि आपने रैंडमली लोगों को चूज़ करना है एंड इट एलिमिनेट्स दैट biasness in your research. It eliminates or it minimizes the use of prejudice against somebody. So it is more like the approach which is very much appreciated by many of the researchers, many of the people out there, कि आप randomly किसी को choose कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन सा बंदा आएगा, आप roll number wise use कर रहे हो या आप alphabetically order के basis पे use कर रहे हो. Now in terms of data collection, again interviews and surveys as I have discussed earlier, qualitative and quantitative अगर mix आ रहे हैं तो इनमें ये दोनों use हो रहे हैं। देन आपके पास जो सर्विस हैं उसमें क्वेश्चन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इंटरव्यूज़ में आपके पास जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो हैं वो लिए जा रहे हैं फैशन स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के थ्रू। अच्छा जी, अब आपने इसमें भी ये चीज़ जहन में रखनी है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये मेन हेडिंग्स आती हैं एंड यू नीड टू नो कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने उसको किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ करना है। अब आप डाटा एनालिसिस की भी अगर बात करते हो तो डाटा एनालिसिस में आपके पास मेथड आ जाता है। मैंने यहाँ पे थीमेटिक एनालिसिस का वर्ड यूज़ किया। थीमेटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज़ लिए हैं किसी के, ठीक है, और इंटरव्यूज़ में आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है, मतलब उस इंटरव्यू में जो जो आंसर कॉमन आ रहा है आपने उसको साइड पे कर दिया, दैट इज़ व्हाट थीमेटिक एनालिसिस इज़। इसकी बेस पे आप अपना डाटा को एनालाइज कर सकते हो। उसके अलावा थीमेटिक कह रही हूँ, उसके अलावा जो एनालिसिस होती है डाटा एनालिसिस, उसमें ये कि आपने अपने डाटा को किस तरीके से एनालाइज किया, मतलब किस तरीके से शो किया। तो उसमें आपके पास जो है वो ग्राफ्स आ जाते हैं, टेबल्स आ जाते हैं। मोस्टली जो टेबल्स होते हैं दैट आर वेरी मच useful and very much suitable for questionnaires. Then यहाँ पे आपके पास आ जाता है थ्योरिस्ट पर्सपेक्टिव। थ्योरिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है कि अब जिस तरीके से फैशन इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो रिसर्चर्स काम कर चुके हैं, कौन से जो थ्योरीज वगैरह हैं जो वो दे चुके हैं फैशन इंडस्ट्री के ऊपर, आप उसको भी यूज़ करके अपना डाटा जो है एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सेवरल चीज़ें आ जाती हैं जो आप यूज़ करके अपना डाटा एनालिसिस या डाटा कलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द अदर वीडियोज़ इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन इट। देन द लास्ट ऑफ कोर्स इज रिकमेंडेशन और द कंक्लूजन। एंड रिकमेंडेशन और सजेशन में क्या फ़र्क होता है? नाउ सजेशन इज समथिंग that you are like you want people to improve something in their research and आप उनको suggest करो कि ये हो सकता है। recommendation is like you recommend them that yes you should actually do it, आपको करना चाहिए, ये वाला फ़र्क आ जाता है। तो recommendation में अगेन ये सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से फैशन इंडस्ट्री को जो है वो रेगुलेट कर सकते हो, किस तरीके से आप मेंटल हेल्थ को जो है वो किस तरीके का एक सिस्टम बना सकते हो कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए वो सिस्टम बन सके, फिर आप कोलैबोरेट वगैरह किस तरीके से कर सकते हो। देन यू हैव द लास्ट थिंग विच इज़ वर्किंग बिब्लियोग्राफी। नाउ अगेन वर्क साइटेड वर्किंग बिब्लियोग्राफी वगैरह ये सारी चीज़ें जो है एक और टॉपिक है, लाइक अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए डू लेट मी नो। अब जब आप वर्किंग बिब्लियोग्राफी की बात करते हो तो वर्किंग बिब्लियोग्राफी के ऊपर आपने ये चीज़ याद रखनी कि आपने अगर एक बुक को हाथ भी लगाया ना, सिर्फ हाथ लगाया है, तब भी आपने वो बुक ऐड करनी है। एंड इट गिव्स एन इम्प्रेशन दैट यू आर अ वेल लर्नड मैन एंड यू नो हाउ टू गिव क्रेडिट टू अदर्स, और आप किसी का क्रेडिट नहीं लेते हो। वर्क साइटेड या रेफरेंसेस वगैरह में ये चीज़ है कि आपने अगर एग्जैक्ट उनकी कोई चीज़ें जो अपने रिसर्च में डाली हैं पैराफ्रेज करके भी, तब भी आपने उनको वो क्रेडिट देना है। वर्किंग बिब्लियोग्राफी में मोस्टली यही है कि आपने कोई भी बुक अगर चूज़ भी की थी कि अच्छा इससे रिलेटेड है ना, आई हैव टू रीड इट, और आपने वो रीड नहीं की तब भी आपने उसको रेफरेंस जो है वो लाजमी डालना है, ठीक है। और आई गेस आई हैव लाइक 2 slides for working bibliography. You can make however your books have been used or however people have demanded for that.
अब इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मिनिमाइज भी हो जाएं, शायद एडअप भी हो जाएं. इट इज़ लाइक ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ the researcher, it is according to the demand of the other researchers or whatsoever. तो आपने उन चीज़ों को सबको जहन में रख के ही अपनी research को डिज़ाइन करना है. So for this video, that's all. If you have any queries, you can put down your questions right down in the comment below and I will be answering them one by one. So don't worry about any queries, don't worry about anything that has been left unturned. I'll be covering in another videos. Till then, Allah Hafiz, and do not forget to subscribe my channel. Bye bye.